If I can't picture it, I can't understand it. अल्बर्ट आइंस्टाइन। वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन सेकंड लॉ सिंगल एक्सलेट बॉडी पर कैसे अप्लाई करेंगे ये सीखा था। साथ में सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था। उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होती हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो सीखा था। आज हम न्यूटन्स लॉ में ऐसे सेटअप या ऐसे सिस्टम्स को एनालाइज करना सीखेंगे जिनमें एक से ज्यादा बॉडीज होती हैं और उसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में हमने लास्ट टर्म पे जो डिस्कस किया था उन कुछ आइडियाज की जरूरत पड़ेगी। तो उन आइडियाज को हम ब्रीफ में रिवाइज कर लें और वो आइडियाज हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस। फोर्सेस इन ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। कंसिडर ए सिस्टम ऑफ n particles of masses m1, m2, mi, mj and mn respectively. They may be actual particles or rigid bodies in translational motion. जैसे इस बात को बार बार मैं रीट्रेट करूंगा कि मैकेनिक्स में अगर हम पार्टिकल बात करते हैं तो पार्टिकल का मतलब होता है या तो पॉइंट मास जो हमारा यूजुअल मीनिंग है पार्टिकल से, या ऐसी बॉडीज जो ट्रांसलेशन मोशन में है, या ऐसी बॉडी जो हो सकता है ट्रांसलेशन रोटेशन कई तरह का मोशन कर रही हो, लेकिन उस वक्त जब हम सिस्टम एनालाइज कर रहे हैं उसका केवल ट्रांसलेशन मोशन स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम पार्टिकल की तरह ले लेंगे। अब हम एक एन पार्टिकल जो हमने बात की इनका सिस्टम एक मॉडल टाइप रिप्रेजेंट कर दें। ये पार्टिकल m1, ये पार्टिकल m2, पार्टिकल m3, पार्टिकल mi ऑफ मास mi, पार्टिकल mj ऑफ मास mj एंड पार्टिकल mn ऑफ मास mn। अब देखिए इसमें और भी पार्टिकल्स होंगे लेकिन सारी डिटेल डायग्राम में शो करना पॉसिबल नहीं होगा। अब इंटरनल फोर्सेस जो बात की थी, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस को हम ब्रीफ में रिवाइज कर लें। इंटरनल फोर्सेस जैसे हम शो करना चाहें पहले तो ये 1 पर 2 से, 1 पर ith पार्टिकल से, 1 पर nth पार्टिकल से, ऐसे ही ith पार्टिकल पे 1 से और ith पार्टिकल पे सेकेंड पार्टिकल से, ith पार्टिकल पर jth पार्टिकल से और ith पार्टिकल पर nth पार्टिकल से। अब अगर ध्यान से देखें ये दोनों फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ पे रिप्रेजेंट कर रही हैं। ऐसे जैसे ये फोर्स शो किया तो यहाँ पे Fn1 होगा जो थर्ड लॉ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पे F21 होगा जो ये थर्ड लॉ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यहाँ पे F2i होगा जो थर्ड लॉ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा और यहाँ पे Fji है जो थर्ड लॉ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। अब देखिए यहाँ पे सारे रिएक्शन फोर्सेस को शो करेंगे तो डायग्राम में इतनी डिटेल हो जाएंगे बेटरली उसको रीड नहीं कर पाएंगे, तो हमने कुछ डिटेल्स को ही शो किया है। नाउ वी आर कमिंग हियर Fij, फोर्स ऑन ith पार्टिकल बाय jth पार्टिकल। An internal force is due to mutual interaction between particles or bodies included in the system। मतलब जिन पार्टिकल्स या बॉडीज को हमने सिस्टम में इंक्लूड कर रखा है उनके बीच की फोर्सेस को ही इंटरनल फोर्स बोलेंगे। और दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल फोर्सेस हमेशा थर्ड लॉ पेयर में होंगी। तो अगर सारी इंटरनल फोर्सेस हम सिस्टम के ऐड कर दें तो हमें मिलेगा एक नल वेक्टर। नेट रिजल्टेंट ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस इज ए नल वेक्टर। अब इस फैक्ट को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। से हियर I is equal to 1 to n, j is equal to 1, j is not equal to I to n, Fij is equal to a null vector। अब ये j is equal to not I का मतलब है j, ये दोनों सब्सक्रिप्ट कभी इक्वल नहीं हो सकते। अगर दोनों सब्सक्रिप्ट सेम हो गए तो इसे I तो ith पार्टिकल से ith पार्टिकल फोर्स इट इज फिजिकली इम्पॉसिबल, क्योंकि फोर्स हमेशा टू बॉडीज इंटरेक्शन होता है तो कोई बॉडी अपने पर खुद फोर्स नहीं लगा सकती। नाउ वी आर कमिंग ऑन एक्सटर्नल फोर्स। अब एक्सटर्नल फोर्स वो फोर्सेस होंगी जो इन पार्टिकल्स पे, इन बॉडीज पर, उन बॉडीज लग रही हैं जिनको हमने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है। अब हो सकता है जैसे हम m1 की बात करें, m1 पर कई सारी बॉडीज एक्सटर्नल फोर्स लगा रही तो उन सारी एक्सटर्नल फोर्सेस को हम एक रिजल्टेंट F1 से रिप्रेजेंट कर दें, से F1 वेक्टर। ये F1 वेक्टर m1 पर लगने वाली सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है। ऐसे ith पार्टिकल पर हम शो कर दें Fi, ये ith पार्टिकल पर लगने वाली सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम है। नाउ इफ वी डिफाइन Fi, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ith पार्टिकल। अब इस डायग्राम में हम F2 लिख देंगे तो F2 कैपिटल F2
अब देखिए इंटरनल फोर्स को हमने स्मॉल लेटर से शो किया है और एक्सटर्नल फोर्सेस को कैपिटल लेटर से। तो अगर F2 वेक्टर लिख दिया तो F2 मतलब M2 पर लगने वाली सारी एक्सटर्नल फोर्स का रिजल्टेंट होगा। ऐसे F3 वेक्टर क्या होगा, थर्ड पार्टिकल पर लगने वाली सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का रिजल्टेंट। An external force is exerted by a body not included in the system on a body included in the system। ये बड़ी समझने वाली बात है कि एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी से लग रही होगी जिसको हमने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है, और किस पर लग रही होगी, जिसको हमने सिस्टम में इंक्लूड किया है। Here all the internal and external forces are not shown for the better readability of the diagram। अब ये मत सोचें कि बस इसमें इतनी फोर्सेस, और फोर्सेस हो सकती है, लेकिन सबको शो करेंगे तो डायग्राम इतना डिटेल वाला हो जाएगा कि हम कुछ चीजों को जिनको देखना चाहें उनको देख नहीं पाएंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑन ith पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। अब देखिए हमने सारी फोर्सेस के बारे में देख लिया। अब किसी एक पार्टिकल पर न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन कैसे लिखेंगे उस बात को देख लें। तो हम इसके लिए ith पार्टिकल कंसिडर करें। Let particles of masses m1, m2, mi and mn are moving with accelerations a1, a2, ai, aj and an respectively। हमने एज्यूम कर लिया पार्टिकल m1 का एक्सेलरेशन a1, m2 का एक्सेलरेशन a2, जैसे mi का एक्सेलरेशन ai, mj का एक्सेलरेशन aj एंड mn का एक्सेलरेशन an वेक्टर। इन एक्सेलरेशन को क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे तो हमें एक्सेलरेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ith पार्टिकल पे हम न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ith पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या होगा, ai वेक्टर। टू राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स वी हैव टू अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑन ईच इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ द सिस्टम। ऐसा क्यों? कि न्यूटन्स लॉ फंडामेंटली एक सिंगल पार्टिकल या सिंगल बॉडी के लिए डिफाइंड है। व्हाट न्यूटन्स लॉ सेज, sum of all the external forces acting on a body is equal to mass times acceleration। तो न्यूटन्स लॉ डिफाइंड एक सिंगल बॉडी के लिए है, लेकिन हम उसको एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमें एक एक पार्टिकल की इक्वेशन अलग लिखनी होगी और उसके बाद देखेंगे हम क्या उसको कंबाइन कैसे करके सिस्टम की इक्वेशन बना सकते हैं। लेट अस कंसीडर द ith पार्टिकल विद ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट एज शोन। अब हम जैसे ith पार्टिकल की बात हुई तो ith पार्टिकल पर लगने वाली सारी फोर्सेस दिखा दें। से mith पार्टिकल, ये Fi वेक्टर कैपिटल में है तो ये उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स है Fi। ऐसे ही Fi1 मतलब ith पार्टिकल पे फर्स्ट पार्टिकल से फोर्स जो पिछले डायग्राम में था, Fi2 सेकेंड पार्टिकल से फोर्स ith पर इंटरनल फोर्स, Fij jth पार्टिकल से ith पार्टिकल पे फोर्स, Fin ith पार्टिकल पर nth पार्टिकल से फोर्स। अब देखिए हमारे लिए अब यहाँ पे ये ith पार्टिकल ही सिस्टम है तो इस पर ये लगने वाली सारी फोर्सेस एक्सटर्नल हैं। सिस्टम के लिए ये फोर्स Fij, Fin, Fi1, Fi2 ये इंटरनल हो सकती है, बट ith पार्टिकल क्या होगी, एक्सटर्नल फोर्स। तो अब देखिए इस बॉडी पर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम लिखना चाहें तो ये Fi आ गया प्लस j इज इक्वल टू 1, j इज नॉट इक्वल टू i एंड Fij। अब यहां पे जो ये टर्म्स लिखी इनका मतलब समझ लें। Fij समीशन j इज इक्वल टू 1, j इज नॉट इक्वल टू i टू n। इट मीन्स ये दोनों सबसेट कभी भी इक्वल नहीं होंगी। अब हम यहाँ पे i तो ith पार्टिकल लिख रहे हैं तो i तो चेंज नहीं होगा, बट अगर 1 से फोर्स लिखना चाह रहे हैं ith पार्टिकल पे तो j की वैल्यू 1 हो जाएगी। 2 से लिखना चाह रहे हैं तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और n से लिखना चाह रहे हैं nवें पार्टिकल से तो यहाँ पे j की वैल्यू क्या हो जाएगी, n। अब ये सारी फोर्सेस हमने मतलब एक्सटर्नल फोर्स ये वाली और ये सारी फोर्स वैसे तो ith पार्टिकल पे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, लेकिन सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्सेस हैं, इसलिए इन दो टर्म्स को हमने अलग अलग लिख लिया। द फोर्सेस Fi1, Fi2, Fij, Fin दो are internal forces for the system, yet they are external force on the ith particle in addition to the external force Fi। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्सेस हैं ये वाली फोर्सेस, लेकिन इस ith पार्टिकल के लिए सारी फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस होंगी। नाउ वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ। व्हाट न्यूटन्स लॉ सेज,
net sum of all the forces acting on a particle or a body is equal to mass times acceleration. So in this way. अब देखिए इसका एक्सेलेरेशन ai हमने इधर मान लिया, तो ये हमने इसका MIAI वेक्टर शो कर दिया. नाउ वी कैन कंप्लीट द न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन MIAI वेक्टर. In this way, we can write equation of for Newton's second law for every particle of the system. इस तरह से हम हर पार्टिकल के लिए न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन लिख सकते हैं. तो न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन किसी भी पार्टिकल के लिखेंगे तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड में हम दो टर्म लिखेंगे. पहली टर्म उस पार्टिकल पर जो एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के लिए वो लिख दिया नेट. फिर सिस्टम से के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनसे जो फोर्सेस लग रही हैं उनको लिख दिया. हालांकि ये फोर्सेस यहाँ पे ith पार्टिकल के लिए एक्सटर्नल हैं बट सिस्टम के लिए इंटरनल. तो एक्सटर्नल इंटरनल हम पहचान पाए इसलिए इनको अलग अलग टर्म में लिख लिया. न्यूटन सेकेंड लॉ फॉर द होल सिस्टम. अब पूरे सिस्टम के न्यूटन सेकेंड लॉ इक्वेशन लिखनी है. तो हमने ith पार्टिकल के लिए इक्वेशन लिखना सीख लिया. तो अब एक काम करते हैं, हम फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, ith पार्टिकल, nth पार्टिकल्स के लिए इक्वेशंस लिखें. एंड हाउ वी कैन राइट इक्वेशन फॉर द फर्स्ट पार्टिकल m1, दैट इज f1 प्लस समेशन j इज इक्वल टू 1, j इज नॉट इक्वल टू 1 टू n, f1j इज इक्वल टू m1 a1 वेक्टर. ये क्या है? f1 वेक्टर मींस फर्स्ट पार्टिकल पर लगने वाली सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो सिस्टम की एक्सटर्नल फोर्स है उनका सम, और ये सिस्टम की इंटरनल फोर्सेस का सम. तो ये हुआ न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन फॉर द फर्स्ट पार्टिकल. सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द सेकंड पार्टिकल. व्हाट विल बी? f2 वेक्टर प्लस j इज इक्वल टू 1, j इज नॉट इक्वल टू 2 and f2j m2 a2 वेक्टर. अब यहां पे एक बार वापस समझ लें, ये f2 वेक्टर है सेकंड पार्टिकल पर सिस्टम के लिए जो एक्सटर्नल फोर्सेस है उनका रिजल्टेंट, और ये सेकंड पार्टिकल पर सिस्टम के अंदर वाले जो पार्टिकल फोर्स लगा रहे हैं उनका सम. एंड दिस वे सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द ith पार्टिकल fi वेक्टर प्लस j इज इक्वल टू 1, j इज नॉट इक्वल टू i and fij is equal to MIAI vector. And similarly we can write the same equation for the nth particle. What fn vector होगा यहाँ पे कैपिटल, फिर होगा समीशन j is equal to 1, j is not equal to i and fij MIAI vector. तो ये सारी इक्वेशन हमने इस तरह से सभी पार्टिकल के लिख सकते हैं. अब एक काम करें, इन पार्टिकल्स की LHS की जो टर्म्स हैं उन सबको कंबाइन कर दें और RHS की टर्म कंबाइन कर दें. देन वी कैन फाइंड अनदर इक्वेशन. Adding terms on the LHS and RHS of these equations, we obtain equation for Newton's second law for the whole system. अब देखिए, अगर इन सारी टर्म्स को हम LHS में ऐड कर दें, इन सारी टर्म्स को हम RHS में ऐड कर दें, तो जो इक्वेशन मिलेगी हमको कंबाइंड इक्वेशन, उसको हम बोल सकते हैं कि ये न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन फॉर एंटायर सिस्टम है. अब जब इक्वेशन लिखेंगे तो यहां क्या आएगा? समीशन कैपिटल Fi, i इज इक्वल टू 1 to n. दिस वे I is equal to 1 to n summation fi plus I is equal to 1 to n, j is equal to 1, j is not equal to i to n, fij is equal to I is equal to 1 to n summation fiai. अब यहां इसको समझना जरूरी है, वो ये कि जो ये टर्म थी हमारी, ये तो शो कर रही थी ith पार्टिकल पर लगने वाले सारे फोर्स. अभी I is equal to 1 to n कर लिया तो फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, सारे पार्टिकल इंक्लूड हो गए. तो एक तरह से ये जो इक्वेशन हमारे पास मिली, वो इक्वेशन पूरे सिस्टम पर न्यूटन सेकंड लॉ इक्वेशन क्या है वो रिप्रेजेंट करती है. बट यहां पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये हुई कि ये जो सेकंड टर्म है LHS में, वो सिस्टम की सारी इंटरनल फोर्सेस का सम है, तो ये होगा नल वेक्टर. द सेकंड टर्म इन द LHS इज ए नल वेक्टर बिकॉज इट इज द सम ऑफ ऑल द इंटरनल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम. सो वी कैन राइट, अब ये एक नल वेक्टर हो गया तो इसको हम जीरो कर दें तो क्या मिलेगा? दिस टर्म इज इक्वल टू दिस टर्म. सो व्हाट वी हैव, समीशन I इज इक्वल टू 1 to n समीशन कैपिटल Fi इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 to n MIAI. एंड व्हाट डज इट शोस? ओनली सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम. सो वी ऑब्टेन वेरी रिमार्केबल रिजल्ट. अगर पूरे सिस्टम पर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना चाहें तो आप सिस्टम पर लगने वाली सारी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम कर दें, और वो किसके इक्वल होगा? सिस्टम के सारे पार्टिकल्स के मास इनटू एक्सेलरेशंस के प्रोडक्ट के सम के इक्वल. नाउ वी कैन
सिंप्लीफाई दिस, इन नोटेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर दें और इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिटेल में लेते हैं। ये इक्वेशन एज इट इज लिख दिया। The LHS of the above equation is the sum of all the external forces on the system, and the RHS is the sum of all the effective forces, product of masses of all the particles and their accelerations. अब देखिए ये मास इंटू एक्सेलरेशन को कई बार इफेक्टिव फोर्स भी बोल देते हैं, तो यहां ये टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, सम ऑफ ऑल द इफेक्टिव फोर्सेस। लेट अस राइट द इक्वेशन इन सिंप्लीफाइड नोटेशंस। अब देखिए ये इसका मतलब हमेशा क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 to n, तो इसका हम केवल एक समीशन साइन लिख दें और i इज इक्वल टू 1 to n को हम अंडरस्टूड रहने दें। समीशन fi इज इक्वल टू समीशन mii। अब हम हमेशा यूज करने के लिए इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे। यहां इस समीशन का मतलब साफ है, i इज इक्वल टू 1 to n, और यहां भी क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 to n। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड कैन आइदर बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग ट्राइंगल लॉ और पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और बाय एनालिटिकल मेथड। अब देखिए यहां पे मान लो दो ही एक्सटर्नल फोर्स हुई तो ट्राइंगल लॉ शो कर सकते हैं, अदरवाइज पॉलीगन लॉ यू कैन यूज, और वी कैन यूज एनालिटिकल मेथड यूजिंग कार्टेशियन कंपोनेंट्स। द एनालिटिकल मेथड इज द मोस्ट जनरलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स। द एनालिटिकल मेथड यील्ड्स द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब ये देखिए यहां से जो बात शुरू हुई ये एग्जैक्टली पैरेलल है जैसा हमने सिंगल बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने में डेवलप किया था। अब इसको x कंपोनेंट की इक्वेशन अलग होगी, y कंपोनेंट की अलग होगी, z की अलग होगी, और वो तीनों इक्वेशन जो आएंगे वो वेक्टर फॉर्म में नहीं होंगी, स्केलर फॉर्म में होंगी। वो उनका एडवांटेज है। f(ix) इज इक्वल टू समीशन mi aix, मींस ये सारी एक्सटर्नल फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम और ये सारे mi ai जो वेक्टर्स हैं उनके x कंपोनेंट का सम। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर y कंपोनेंट एंड सिमिलरली फॉर z कंपोनेंट। इस तरह से हम अगर एनालिटिकल मेथड में जाएंगे तो मैक्सिमम हमें तीन इक्वेशन मिल सकती हैं, वन अलोंग द x एक्सिस, या ये कहते हैं वन फॉर द x कंपोनेंट, अदर फॉर द y कंपोनेंट एंड थर्ड फॉर द z कंपोनेंट। बट यूजुअली जो हमारे पास सेटअप एनालाइज करने के लिए होंगे उनमें एक प्लेनर सिचुएशन होगी तो हमारे पास दो ही कंपोनेंट हुआ करेंगे, बट कभी कभी तीसरा कंपोनेंट भी हो सकता है। एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब देखिए ये जो हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की इक्वेशन डेवलप की उससे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब वो रिजल्ट ऐसा है जिसको हम पहले से यूज करते आ रहे हैं और उसको हमने अपनी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से यूज किया था, एंड आप आइडेंटिफाई कर लेंगे वो रिजल्ट क्या है। If all the particles, bodies of a system have equal accelerations, say A vector, that is, there is no relative acceleration between them, we can write, अब देखिए हमने अगर मान लें सारे AI इक्वल हैं, मतलब सारी बॉडीज, सारे पार्टिकल्स सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो उनके बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। तो अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, समीशन fi इज इक्वल टू समीशन mi a। अब देखिए अब अगर a कांस्टेंट है तो हम सम से उसको बाहर ले सकते हैं। अब यही तो आइडिया था जो हमने पहले यूज किया था। दिस सजेस्ट दैट इफ ऑल द पार्टिकल्स बॉडीज ऑफ ए सिस्टम आर मूविंग विद द इक्वल एक्सेलरेशंस, द सिस्टम कैन बी अज्यूम्ड टू बिहेव लाइक ए सिंगल कंपोजिट रिजिड बॉडी। अब देखिए ये आइडिया हमने जब इक्विलिब्रियम एनालाइज किया था तो कई बार यूज किया था, वहां इसका बेसिस नहीं दिया था क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के आइडिया हमने इंट्रोड्यूस नहीं किए थे, बट उस फैक्ट को हमने इंट्यूटिवली यूज किया था। यू मे रिकॉल दैट दिस आइडिया वी हैव थॉट इंट्यूटिवली एंड यूज्ड इन एनालाइजिंग स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम ऑफ system of two or more bodies. Now we will use this idea to analyze dynamics of system of two or more bodies. अब दो या दो से ज्यादा बॉडीज के जो सिस्टम होंगे उन पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए, मतलब उनकी डायनेमिक्स एनालाइज करने के लिए हम इस इक्वेशन को, इस रिजल्ट को यूज कर सकते हैं। क्या, अगर सारी बॉडीज सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही होंगी तो पूरे सिस्टम को क्या मान लेंगे, एक कंपोजिट रिजिड बॉडी। तो ये आइडिया कई सिचुएशन में बहुत यूजफुल होने वाला है। अब हमने एक ऐसा सेटअप जिसमें एक से ज्यादा बॉडीज होंगी उन पर न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई करेंगे वो सारी बातें सीख ली। अब इन बातों को हम कुछ एग्जांपल्स में प्रैक्टिस करें। एग्जांपल 1,
Blocks A and B of masses 2 kg and 4 kg placed on a frictionless horizontal floor are being pushed horizontally by a force of 12 Newton as shown in the figure. Find accelerations of the boxes and contact force between them. अब ये इस टाइप का सिस्टम है, ये दो ब्लॉक्स हैं A और B, ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखे हैं जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है और इसको इस तरह से कोई आदमी अपने हाथ से एक 12 न्यूटन फोर्स से हॉरिजॉन्टली पुश कर रहा है। Now how we analyze this system? अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो एक एक बॉडी को अलग अलग यूज करें, जैसे हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की हमने इक्वेशन डेवलप की, फर्स्ट पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल, ith पार्टिकल, nth पार्टिकल, सब की इक्वेशंस लिखी और उन इक्वेशंस के LHS को ऐड किया तो इंटरनल फोर्स का सम 0 हो गया और RHS को ऐड कर दिया। या तो हम अलग अलग हर बॉडी की एक ही इक्वेशन अलग लिखें, B पर न्यूटन्स लॉ अलग अप्लाई करें और फिर उन इक्वेशन को कंबाइन करें, या इसको सिंगल रिजिड बॉडी भी ले सकते हैं। अभी के सिस्टम को एनालाइज करने के लिए पहली बात क्या होगी, अगर A को पुश करेंगे तो A B को पुश करेगा, मतलब जब ये आगे चलेंगे तो हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे, मतलब किसी भी टाइम इंटरवल में हम छोटा से छोटा लें या बड़ा से बड़ा लें, जितना A शिफ्ट होगा उतना ही B शिफ्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं दोनों के एक्सेलरेशंस वेक्टर सेम होंगे, हमेशा दोनों की वेलोसिटी सेम होंगी, दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होंगी। So what we can assume here, both the blocks will move with the same acceleration, say A, because they will remain in contact. अब ये एक बहुत ऑब्वियस सा फैक्ट है। अब ये जो सब दोनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे तो इसमें हम सिंगल रिजिड बॉडी वाला आइडिया भी यूज कर सकते हैं और दोनों को अलग अलग डील करके भी आइडिया यूज कर सकते हैं। तो पहले हम दोनों को अलग अलग डील करके देखें न्यूटन्स लॉ कैसे अप्लाई होगा, फिर उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला आइडिया हम यूज करेंगे। फॉर द ब्लॉक ए, व्हाट इज, अभी ब्लॉक ए को हमने सिस्टम से अलग करके बना लिया, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो इस पर जितनी भी कांटेक्ट फोर्स लग रही है उनको शो कर दें। 12 न्यूटन, ये इस हाथ से जो फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टली कहा है तो ये हॉरिजॉन्टली 12 न्यूटन फोर्स लगा दिया। अब ये बी को पुश कर रहा होगा तो बी इसको बैक पुश कर रहा होगा तो वो बी से जो नॉर्मल रिएक्शन आ रही है वो शो कर दिया। ऐसे ही ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन ए पे आ रही होगी, उसको एन ए शो कर दिया और लास्ट में इसका वेट 2 kg का था तो जी को हमने 10 अज्यूम करते हुए 20 न्यूटन, एंड दिस विल बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास था 2 kg, 2 into a। अब इसमें हम एक्स वाई कंपोनेंट में इक्वेशन लिख लें। अब ये बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो हम सिंगल बॉडी के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते थे। समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। अगर एक्स कंपोनेंट इक्वेशन लिखेंगे तो एक्स डायरेक्शन में देखिए एक तो फोर्स 12 न्यूटन है और ये एन, ये प्लस एक्स में है माइनस एक्स, तो 12 माइनस एन इज इक्वल टू 2a। So 12 minus n is equal to 2a is the second equation. Similarly, we can write equation for the y component. Summation fy is equal to may. अब देखिए क्या होगा, n प्लस में 20 माइनस में, so what we can write here, n minus 20 is equal to 0 because block A का y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। So n minus 20 is equal to 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक इस तरह से हम ब्लॉक 2 पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं फॉर द ब्लॉक B, ब्लॉक बी का एबीडी। अब देखिए बी का एबीडी बनाएंगे तो बी पर एक तो ए से पुश लग रहा होगा, वो क्या होगा एन, इसका रिएक्शन, एन ले लिया। ग्राउंड से नॉर्मल रिएक्शन एन बी, एंड इसका वेट, ये 4 kg का था तो 40 न्यूटन इसका वेट। अब इस पे और कोई फोर्स नहीं है, सो दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन 4a। अगेन यहाँ पे एक्स वाई कंपेयर कर सकते हैं। अब समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स से इक्वेशन बहुत सिंपल आएगी, एन इज इक्वल टू 4a, n is equal to 4a, इक्वेशन नंबर 3। एंड y डायरेक्शन में बिल्कुल ठीक इस तरह से समेशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, सो एन बी माइनस 40 इज इक्वल टू 0 बिकॉज ब्लॉक बी का y कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आई, लेकिन हमें फाइंड क्या क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड इनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब ये नॉर्मल रिएक्शन। तो अब हमारा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 से काम हो जाएगा। इक्वेशन 2 एंड 4 इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जरूरत नहीं है। फ्रॉम द इक्वेशन 1 and 3 व्हाट वी कैन राइट, यू कैन इजिली राइट द आंसर्स। सो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड n इज इक्वल टू 8 न्यूटन, दैट यू कैन सॉल्व। आई एम लीविंग दिस सॉल्यूशन फॉर यू। तो अब देखिए यहाँ पे हमने अलग अलग बॉडी को अलग अलग डील किया और जैसे हमने सिंगल बॉडी पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते थे वो प्रोसीजर अप्लाई किया और इसके सॉल्यूशन फाइंड किया। इट वाज नॉट डिफिकल्ट। अब हमने जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का आइडिया निकाला, क्या
अगर दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही हैं तो हम इनको सिंगल रिजिड बॉडी यूज कर लें, वो आइडिया यूज करें। अल्टरनेट मेथड व्हाट, AI इज इक्वल टू ए मीन्स एवरी आई AI इज ए मीन्स हर बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, देन व्हाट वी कैन राइट हियर समीशन FI इज इक्वल टू समीशन MI AI, और AI का A लिख के कॉमन ले लेंगे, समीशन MI A मीन्स ये जो ब्रैकेट में सारा मास आ गया, इट मीन्स हम पूरे सिस्टम को एक सिंगल रिजिड बॉडी ट्रीट कर सकते हैं। फर्स्ट कंसीडर द सिस्टम एज ए सिंगल रिजिड बॉडी, सो व्हाट वी टेक, अब ये पूरा सिस्टम ले लिया। अब इसमें यहां इनकी फोर्सेस को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, केवल अब इसमें देखें तो कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा, एक 12, यहां से NA यहां से NB, और एक्सटर्नल फोर्स फील्ड फोर्स कौन सा, इसका वेट और इसका वेट। तो ये 12 न्यूटन, यहां से नॉर्मल रिएक्शन, यहां से नॉर्मल रिएक्शन, और ये वेट और ये वेट, ये सारी इस पर एक्सटर्नल फोर्स है। अब एक्सटर्नल फोर्स क्यों, क्योंकि हमने हाथ को जो आदमी पुश करा उसको सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया, तो उससे जो फोर्स लग रही थी वो एक्सटर्नल फोर्स। ग्राउंड को सिस्टम में नहीं लिया, अर्थ को सिस्टम में नहीं लिया, तो अर्थ जितने फोर्स से इस बॉडी को नीचे पुल कर इसका वेट, ये एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ही इस पर ये 14 न्यूटन मीन्स इस फोर्स से अर्थ इसको अपने सेंटर की तरफ पुल कर रही है, तो अर्थ को हमने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है, तो इसलिए एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे ग्राउंड को हमने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया है, तो ग्राउंड इसको यहां से नॉर्मल डायरेक्शन लगा रहा होगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स। ऐसे यहां से NB, ये एक्सटर्नल फोर्स। तो सारी फोर्सेस हमने सिस्टम पर एक्सटर्नल शो कर दी, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। अब एक सजेशन हम यूज कर सकते हैं, किनेटिक डायग्राम में हम बार बार इस बॉडी को न बनाएं, केवल एक वेक्टर शो के मास इंटू एक्सेलरेशन वैल्यू लिख दें, एंड दैट वो हमें इक्वेशन लिखने में पूरी उतनी हेल्प करेगा जैसे ये पूरी इस बॉडी बनाते। अब क्या हुआ, मास टाइम्स 2 + 4 × A इक्वल टू 6A। अब इसमें भी XY में हम इक्वेशन लिख सकते हैं, XY कंपोनेंट। सो व्हाट वी कैन राइट फॉर X कंपोनेंट, समीशन FX इज इक्वल टू समीशन MI A X, ये हमने सारी मास कॉमन ले लिए, तो X डायरेक्शन में देखिए तो केवल 12 न्यूटन का फोर्स है। सो व्हाट वी राइट हियर 12 इज इक्वल टू 6A, एंड फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड A इज इक्वल 2 मीटर/सेकंड² वेरी इजीली। तो एक रिजल्ट हमें मिल गया। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है, इनके बीच के इंटरनल फोर्स। तो इन A और B दोनों में से किसी भी एक बॉडी को लेके हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं। अब इसमें कौन सी बॉडी यूज करेंगे, सिंपलर होगा, वैसे दोनों यूज कर सकते हैं, बट विच विल गिव सिंपलर सॉल्यूशन, वो उसका भी बड़ा सिंपल सा आइडिया है। हम उस बॉडी को डील करें जिस पर कम फोर्स लग रही हो। अगर A की बात करें तो A पर फोर्सेस क्या है, 4F, वेट, नॉर्मल रिएक्शन और यहां से N, बट B पर 3 फोर्सेस हैं। तो अगर B को डील करेंगे तो सॉल्यूशन थोड़ा सिंपलर होगा, A को डील करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा, आपकी इक्वेशन बड़ी बनेगी, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो अब इससे पहले जाने से हम Y वाली इक्वेशन लिख लें, तो Y वाली इक्वेशन क्या होगा देख लें इसको। तो ये होगा दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इज इक्वल दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, या NA प्लस NB -20 + 40 इक्वल टू 0, बिकॉज पूरे सिस्टम का Y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन 0 है। सो NA प्लस NB इज इक्वल टू 20 + 40 और NA प्लस NB इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे बात की कि हमें N फाइंड करना है इनके बीच का, तो बॉडी B कंसिडर कर सकते हैं या बॉडी A भी कर सकते हैं। B क्यों करेंगे, क्योंकि B पर नंबर ऑफ फोर्सेस कम है। After finding the acceleration, we can apply NLM on any one of the blocks to find N. For the block B, अब ब्लॉक B का एबीडी बनाएं। ब्लॉक B के एबीडी में फोर्सेस कौन कौन सी आएंगी, एक तो वो नॉर्मल एक्शन जिससे ब्लॉक A पुश कर रहा होगा, एक इसका वेट, और ग्राउंड से नॉर्मल डायरेक्शन। लेट अस शो देम, ये N फ्रॉम A, वेट एंड NB फ्रॉम द ग्राउंड। अब ये सारी फोर्सेस शो हो गई, इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। इसका मास 4 kg था, एक्सेलरेशन है तो 4A। सो यहाँ पे X कंपोनेंट की इक्वेशन क्या आएगी, समीशन FX इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 4A। 4 × A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 2, 8 न्यूटन। अब Y कंपोनेंट इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें जो अननोन फाइंड करने थे, दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब दोनों के बीच की नॉर्मल डायरेक्शन और दोनों का एक्सेलरेशन जो कि सेम था, वो फाइंड कर चुके हैं। तो Y कंपोनेंट की इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं। अब देखिए आप कैसे अपने सॉल्यूशन को छोटा कर सकते हैं, वो ये कि जिन इक्वेशंस की जरूरत नहीं है उनको हम ना लिखना सीखें। जैसे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आइडिया लग जाएगा हमें कौन कौन सी इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तो इसमें देखते ही आपको आइडिया लग जाएगा, हमें वाई कंपोनेंट में किसी इक्वेशन की जरूरत नहीं है, तो हम उसको न लिखते, थोड़ा टाइम बचा लेते। बट यहां तक एक्सपीरियंस आने में आपको कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेंगी। अब हम अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 2, a body of mass m is being pulled in free space with the help of a uniform rope of mass m and length l. The rope is pulled by a force F as shown in the figure. Find an expression for the tensile force T at a distance x from the body. ये साथ में डायग्राम दिया हुआ है। अब देखिए, ये बॉडी है मास m की, इसको एक यूनिफॉर्म रोप जिसका मास m है और लेंथ l है, इससे पुल कर रहे हैं फोर्स F से। अब देखिए, ये जो सेटअप है फ्री स्पेस में है, मीन्स जो फोर्स हम F लगा रहे हैं उसके अलावा इस सिस्टम पर और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब इसमें हम अगेन दोनों अप्रोच यूज कर सकते हैं। अब सिस्टम जो हमने रिजिड बॉडी, क्योंकि इसको भी देखें तो बड़ा ऑब्वियस है कि ये बॉडी और रस्सी का हर पार्ट सेम एक्सेलरेशन से आगे जाएगा, तो रोप का एक्सेलरेशन एंड बॉडी का एक्सेलरेशन सेम है, तो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाला आइडिया भी यूज कर सकते हैं और दोनों बॉडीज को अलग अलग डील भी कर सकते हैं। The rope and the body both are moving with the same acceleration. Therefore, we can find their acceleration treating them like a single rigid body. अब हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल वाली ये अप्रोच, अगर सबका एक्सेलरेशन सेम हो तो एक सिंगल रिजिड बॉडी यूज कर सकते हैं, तो वो पहले ले लें। अब देखिए, ये हमने पूरा सिस्टम शो कर दिया m और मास m का, एंड हियर इज द फोर्स F एंड दिस इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। अब जैसे अब बार बार काइनेटिक डायग्राम में अगेन बॉडी बनाना जरूरी है, आप केवल काइनेटिक मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन जो वेक्टर होता है, इसको हम इफेक्टिव फोर्स बोलते हैं, केवल इफेक्टिव फोर्स शो कर दें। एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट x एंड y बोथ इक्वेशन। बट यहाँ y डायरेक्शन में जरूरत नहीं कोई इक्वेशन लिखने की, तो हम केवल x वाली इक्वेशन लिखेंगे। सो व्हाट, देयर इज ओनली वन फोर्स F, summation Fx is equal to summation my ax. So what we write here, F is equal to m plus m into a. So from here you can directly find acceleration. So a is equal to F upon m plus m, equation 1. Now applying NLM to any of the following two parts A or B, we can find T. Here T is internal force for the system consisting of the parts A and B. अब देखिए, ये प्रॉब्लम पिछली प्रॉब्लम के बिल्कुल एक जैसी है, बट पिछली प्रॉब्लम में क्या था, ए और बी दो पार्ट हमको अलग अलग दे दिए थे, ए ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, और उनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स पूछा था। यहां में रस्सी में यहां से किसी एक्स डिस्टेंस पर टेंसाइल फोर्स पूछा है। तो मान लो यहां से हमने एक्स डिस्टेंस लिया, तो इससे इधर वाले को हम ब्लॉक ए मान लें, आप उसको पार्ट ए बोल दिया, और इधर वाले को हम ब्लॉक बी, जिसे पिछली प्रॉब्लम में लिया था, या पार्ट बी बोल दिया, ऐसा बोल दें। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है, पार्ट ए यहां से यहां तक और पार्ट बी से मिलकर बना हुआ, लाइक दैट। अब जैसे ये स्ट्रिंग पूरा सिस्टम, ये हमने यहां तक पार्ट ए ले लिया, तो इसके बाद क्या होगा, पार्ट बी। तो अब देखिए, बिल्कुल एनालॉगस है पिछली प्रॉब्लम जैसा, जैसे उसमें दो ब्लॉक थे, उसमें दो पोर्शन है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, लेकिन इनमें न्यूटन्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें इस पोर्शन का मास जरूरत होगी और इस पोर्शन का मास, क्योंकि इसका मास और प्लस m कैपिटल मिलके इस पूरे पार्ट ए का मास बनाएंगे। सो ये अगर लेंथ x लेते हैं तो यहां से लेंथ क्या होगी, l माइनस एक्स। मास ऑफ द पोर्शन ऑफ लेंथ x ऑफ द रोप, अब क्या होगा, किसी x पोर्शन का मास यूनिफॉर्म रोप है, तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, दैट इज आइडिया। व्हाट इज मास पर यूनिट लेंथ, टोटल मास m अपॉन l, तो m बाई l को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने पोर्शन का मास आएगा, दैट इज m बाई l इंटू एक्स। ये मास हम यहां शो कर दें। अब इस पोर्शन का मास लिखना है, क्या होगा, मास पर लेंथ अगेन m बाई l इंटू लेंथ क्या है, l माइनस एक्स। इसका मास होगा m बाई l इंटू l माइनस एक्स। अब देखिए, दो पार्ट बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लॉक ए ब्लॉक बी। अब इनके बीच की रिएक्शन हमें फाइंड करनी है, तो ये टेंशन यहाँ जो है टी फोर्स से ये पार्ट बी ए को इधर पुल कर रहा होगा, या हम कहते हैं कि टी फोर्स से पार्ट ए बी को इस तरह पुल कर रहा होगा। तो हम दोनों में से किसी पर भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर दें, आपको टी मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, कौन सा पार्ट यूज करना इजी होगा, जिस पर कम फोर्स लग रही है। अगर पार्ट ए की बात करेंगे तो उस पर केवल टी लग रहा होगा,
इस तरफ, लेकिन पार्ट बी की बात करेंगे तो एक तो फोर्स एफ ये और टी इधर दोनों लग रहे होंगे। तो पार्ट बी से अगर हम इसमें टेंशन फाइंड करना चाहेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होंगी, लेकिन हम दोनों पार्ट पर इंटरेस्ट लॉ अलग अलग अप्लाई करके एक बार टेंशन फाइंड करके देखें। एनएलएम ऑन पार्ट ए कंटेनिंग रोप ऑफ लेंथ x। सो ये बॉडी का मास m और ये इतनी x लेंथ की रस्सी का मास m/l इंटू एक्स, और यहाँ पे जो टेंशन हमको चाहिए वो t यहाँ लग रही है, क्योंकि पार्ट बी इतने पार्ट को ए पार्ट को t से पुल कर रहा होगा, एंड दैट विल इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मास क्या होगा? टोटल मास m प्लस दिस m/l इंटू एक्स प्लस कैपिटल M इंटू a। नाउ वी कैन राइट इक्वेशन वेरी इजिली। व्हाट? x एंड y दोनों में, तो y की जरूरत नहीं है, विल राइट ओनली फॉर x। सो व्हाट विल बी? केवल t फोर्स है यहाँ पे। तो ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो जो हमारा बेसिक सिस्टम पार्टिकल का आइडिया है, समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू समीशन एम आई इन ब्रैकेट इनटू ए एक्स। तो ये क्या शो करता है कि हमने पूरी इस और इस पार्ट को एक सिंगल रिजिड बॉडी ट्रीट कर रहे हैं, और ए एक्स मीन्स इसका एक्सलेशन ए। सो t इज इक्वल टू क्या होगा? दिस m/l इंटू एक्स इंटू एम इंटू ए। अब a का वैल्यू जो हमने पिछले पार्ट में फाइंड किया वो सब्स्टिट्यूट कर दें। व्हाट इट वाज? a वाज इक्वल टू f अपॉन मास ऑफ द बॉडी प्लस मास ऑफ द रोप। सब्स्टिट्यूटिंग a फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट t इज इक्वल टू ये मास ब्रैकेट, और a की वैल्यू क्या थी? f अपॉन m प्लस m। नाउ वी कैन मल्टीप्लाई इनसाइड, सो t इज इक्वल टू mf अपॉन m प्लस m l x प्लस ये mf कैपिटल M दिस। अब ये क्या शो करता है? ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये स्लोप हुआ x और ये इंटरसेप्ट y एक्सिस पर, मतलब t एक्सिस पर। सो इन दिस वे हाउ t varies with x we have obtained by using part A. Now we can apply the same thing on part B. An element part B containing rope of length L minus x. अभी वैसे जरूरत नहीं, लेकिन हम यहाँ कंपैरिजन के लिए शो कर रहे हैं कि अगर पार्ट ए चूज किया होता तो उसमें एक सिंगल फोर्स था, तो हमारी कैलकुलेशन ऐसी आई। पार्ट बी यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा? फोर्स एफ इधर होगा और टी इधर होगा, तो उसमें इक्वेशन थोड़ी सी ज्यादा होंगी, कैलकुलेशन सॉरी इक्वेशन उतनी होंगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा होंगी। सो हाउ वी कैन राइट हियर? अब देखिए पार्ट बी शो किया, इस पर फोर्सेस क्या होंगी? इधर से एफ पुल कर रहा होगा और इधर से टी, ये टी शो कर दिया और ये एफ। नाउ दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? m/l इंटू l माइनस x इंटू a। सो व्हाट वी हैव? f माइनस t इज इक्वल टू दिस वेक्टर। सो समीशन एफ एक्स इज इक्वल टू mi समीशन इंटू ax। ये अगेन बात कर रहे हैं, ये ब्रैकेट में सारा मास लिख दिया और एक्सेलरेशन अलग से, मीन वी आर अज्यूमिंग द एंटायर थिंग एज ए सिस्टम। अब इसमें एक सिंगल बॉडी है, लेकिन हम क्या मान लें कि ये कई सारे पार्ट हैं इसके, तो सिस्टम से मान लिया। सो व्हाट समीशन? ये f माइनस टी इज इक्वल टू m/l इंटू l माइनस x इंटू a, और a की वैल्यू अगेन इक्वेशन 1 से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूटिंग a फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी गेट? अब t इज इक्वल टू ये दैट इज x प्लस, हमने ये आंसर सीधे लिख लिया, लेकिन आप सोच सकते हैं a की वैल्यू रखेंगे, फिर इस टर्म को इधर ले जाएंगे, t को इधर लाएंगे, और इक्वेशन यहाँ से कैलकुलेशन में यहाँ पे एक दो स्टेप ज़्यादा होंगे। तो हमेशा जब सिस्टम वाली अप्रोच यूज करें तो जब पूरा सिस्टम एक साथ रिजिड बॉडी ले लेंगे तो हमें एक्सेलरेशन एक साथ मिल जाएगा। अब बीच की इंटरनल फोर्सेस फाइंड करनी होंगी, तो जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है या बॉडीज हैं उनको अलग अलग न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब इन दो प्रॉब्लम्स में हमने क्या सीखा उसको समराइज कर लें। नोट: to find an internal force by using NLM, consider that body or part of system on which lesser number of forces are acting. It means अगर हमें किसी सिस्टम में कोई इंटरनल फोर्स फाइंड करनी हो और हमें ऐसा उस सिस्टम में है कि सारे पार्ट सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं, तो पहला काम कर सकते हैं, पूरे सिस्टम को एक सिंगल रिजिड बॉडी अज्यूम करते हुए एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब जिस पॉइंट पर हमें इंटरनल फोर्स फाइंड करना है वो करस्पॉन्डिंग बॉडी कंसिडर कर लें या कोई सिस्टम के दो पार्ट करके कंसिडर कर लें। अब उसमें न्यूटन्स लॉ हम किस पर अप्लाई करेंगे इंटरनल फोर्स फाइंड करने के लिए? उसमें उस पार्ट या उस बॉडी को लें जिसमें कम फोर्सेस लग रही हो, तो उससे हमारी इक्वेशन स्लाइटली सिंपलर होगी। अल्टरनेट मेथड:
अब एक अल्टरनेट मेथड है इस बात को डिस्कस करने का, उसका बेसिस क्या है पहले वो देखें। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ए फैक्ट दैट इन ए यूनिफॉर्म रोप एक्सेलेरेशन ऑफ एवरी पार्ट ऑफ विच इज यूनिफॉर्म, टेंसाइल फोर्स वेरीज लीनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ द एंड्स। मतलब एक यूनिफॉर्म रोप जिसके हर पार्ट का एक्सेलेरेशन सेम है, ऐसी रस्सी में जो टेंशन फोर्स होगी वो हमेशा किसी भी एंड से डिस्टेंस लेंगे उसके साथ लीनियरली वेरी करेगी। इस फैक्ट को हम रिमेंबर रख सकते हैं और जहां कहीं किसी रस्सी में किसी पॉइंट पर टेंशन फाइंड करनी हो वहां सीधे यूज कर सकते हैं। अब ये मेथड कैसा होगा, लेट अस सी। ये रोप अज्यूम किया हमने एंड ये एक ग्राफ प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अब स्ट्रेट लाइन ग्राफ ड्रॉ करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं एंड दैट इज ऑल्सो अनदर वे। सो ये यहां पे हमने x इक्वल टू 0 लिया, यहाँ x इक्वल टू L और इस एक्सिस पे t शो किया। नाउ यहां से इस पर T1 फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे क्या लग रहा होगा, T2। अब T2 तो यहाँ पे फोर्स F होगा। अब T1 फोर्स कौन सा होगा देखिए, टेंशन एट द लेफ्ट एंड, दैट इज द फोर्स विद विच द रोप इज पुलिंग द बॉडी ऑफ मास m। मतलब ये वो फोर्स होगा जिससे रोप उस बॉडी जो है लगी थी उसको पुल कर रही थी। क्यों? इतने ही फोर्स से बॉडी इसको पुल कर रही होगी। अब वो फोर्स फाइंड कर सकते हैं तुरंत। जो आपका सिस्टम अप्रोच था उससे एक्सेलरेशन फाइंड किया। व्हाट इज एक्सेलरेशन? F अपॉन मास ऑफ रोप प्लस मास ऑफ द बॉडी। अब बॉडी पर देखें, बॉडी पर जो T1 लग रहा होगा वो उसको एक्सेलरेशन क्या दे रहा होगा, A। तो T1 क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन। सो T1 इज कैपिटल M इंटू A हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज M इंटू F अपॉन टोटल मास। सो T1 वी हैव फाउंड। नेक्स्ट फोर्स T1 शो कर दें यहाँ पे। नेक्स्ट फोर्स इज व्हाट, T2। T2 F ही है, क्योंकि इस एंड पर जितने फोर्स से हाथ इसको पुल कर रहा होगा उतना ही यहाँ पे टेंशन डेवलप हुई होगी। सो टेंशन एट द राइट एंड, दैट इज द फोर्स विद विच द रोप इज बीइंग पुल्ड, ये F होगा। सो T2 इज इक्वल टू F एंड सर्टेनली यू कैन सी T2 विल बी मोर देन T1। तो यहाँ पे T2 सपोज यहाँ ले लिया। नाउ इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर दें, यू विल गेट ए स्ट्रेट लाइन दिस वे। अब इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है, व्हाट, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। m इज स्लोप, तो y की जगह t लिया। t इज इक्वल टू स्लोप क्या होगा, दिस ऑर्डिनेट में चेंज अपॉन एप्सिलॉन में चेंज। सो t2 माइनस t1 ये हो गया एंड दिस इज व्हाट x। सो t इज इक्वल टू t2 माइनस t1 अपॉन l, सॉरी x नहीं l, पूरा स्लोप आ गया प्लस t1। सो हाउ वी कैन राइट स्लोप, जस्ट सी हियर दिस चेंज T2 minus T1 and this is L. So T2 minus T1 upon L slope हुआ into x plus T1, ये intercept here. Now we can substitute the value of T1 and T2, we can write the equation. And वो equation वही आएगी जो हम पहले find कर चुके हैं, because यहाँ T2 की जगह हम रख देंगे F और T1 की जगह ये value, and now we can solve it very easily. Example 3. Three identical blocks A, B, and C, each of mass 1.0 kg, are connected by a light string as shown in the figure. If the block A is pulled by an unknown force F, the tension in the string connecting blocks A and B is measured to be 4 Newton. So here, ये horizontal floor पे तीनों ब्लॉक रखे हैं, A, B, and C. A और B को एक रस्सी से कनेक्ट किया है एंड B और C को एक रस्सी से कनेक्ट किया है, स्ट्रिंग्स एंड दे आर लाइट। मींस यहाँ पे आइडियल स्ट्रिंग लेना है, हमें यहाँ यूनिफॉर्म रोप मास नहीं दिया हुआ है। अब ब्लॉक A को किसी फोर्स अननोन, इसका मैग्नीट्यूड नहीं मालूम, हॉरिजॉन्टली पुल करते हैं तो ये A और B को जो स्ट्रिंग कनेक्ट करती है उसमें टेंशन 4 न्यूटन मेजर्ड होती है। एंड व्हाट यू टू फाइंड, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स F and tension in the string connecting the block B and C. हमें इस फोर्स F का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन आएगी फाइंड करना है। अगेन दिस प्रॉब्लम अगर आप देखें यहाँ से, जब इस A को पुल करेंगे तो A, B, C तीनों एक साथ इक्वल चलेंगे तो तीनों के एक्सेलरेशन सेम होंगे। तो यहाँ जो सिस्टम रिजिड बॉडी अप्रोच है उसको यूज कर सकते हैं और तीनों को अलग अलग एनालाइज भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगेन हम दोनों मेथड सॉल्व करेंगे। एक बार पहले हम ले लेते हैं कि तीनों का एक्सेलरेशन सेम है तो पूरे सिस्टम को एक सिंगल रिजिड बॉडी माना जा सकता है, उससे एक्सेलरेशन फाइंड कर लें। फिर
बी या सी दोनों में से किसी एक को डिसाइड करेंगे। डिसाइड किसको करेंगे? सी को, क्योंकि सी को लेंगे तो इस पर केवल एक फोर्स होगा, बी पर लेंगे तो टी इधर होगा, 4 इधर होगा। तो सी को कंसिडर करके हम यहाँ की टेंशन टी फाइंड कर सकते हैं और ए को कंसिडर करके हम फोर्स एफ फाइंड कर सकते हैं। All the 3 blocks moving with equal acceleration. Therefore, considering the system or them a single rigid body, we can use the same strategy as we have used in the previous example. मतलब तीनों सेम एक्सेलरेशन चल रहे हैं, तीनों को एक सिंगल रिजिड बॉडी अज्यूम करते हुए बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी यूज करेंगे जो पिछले एग्जाम्पल में सॉल्व की थी, यूज किया था। अब ये ए बी सी लिया, एज ए सिस्टम यूज कर रहे हैं, सिंगल रिजिड बॉडी। तो इस पर हम केवल एक्सटर्नल फोर्सेस शो करेंगे। एक्सटर्नल फोर्स कौन कौन सी होंगी? एक तो फोर्स एफ से पुल किया और तीनों के वेट, क्यों वेट? अर्थ जिसको हमने सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया वो इनको अपनी तरफ पुल कर रही, तो तीनों वेट आएंगे। एंड ग्राउंड को सिस्टम में इंक्लूड नहीं किया तो ग्राउंड से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रही है वो। सो देयर आर टोटल 7 एक्सटर्नल फोर्सेस, एफ, 3 वेट्स एंड 3 नॉर्मल रिएक्शंस। सो ये एफ शो कर दिया। And A, normal reaction from ground on A, normal reaction from ground on B, and C, normal reaction from ground on C. Similarly here weight, तीनों के मास 1 kg हैं तो तीनों का वेट 10 न्यूटन 10 न्यूटन 10 न्यूटन होगा। सो 10 न्यूटन, weight of B 10 न्यूटन and weight of A 10 न्यूटन, and this is equal to mass into acceleration, total mass 1 + 1 + 1 3 into A. Now here we can write only x component equation, so we'll find straightforwardly what is A. Summation fx is equal to summation mi total and ax. So what it will be? x में देखिए केवल एक ही फोर्स है, so f is equal to 3a. तो यहाँ से आपको f equal to 3a, equation 1. Now we can consider NLM for the block A. Block A इसलिए जरूरी है कि उससे f मिलेगा. Then we consider block C या ब्लॉक बी, उससे आपको टी मिल जाएगा। ब्लॉक ए पर एनएलएम अप्लाई करेंगे तो उस पर एक फोर्स एफ, ये नॉर्मल रिएक्शन और इस स्ट्रिंग की टेंशन 4 न्यूटन जो दिया हुआ है इसको टुवर्ड्स लेफ्ट पुल कर रही होगी और इसका वेट एफ, ये 4 न्यूटन जो ब्लॉक बी इसको इधर पुल कर रहा था, एंड वेट एंड नॉर्मल रिएक्शन एन ए, एंड दैट विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 1 है तो केवल ए। इसका अगर x कंपोनेंट की क्वेश्चन लिखेंगे तो क्या आएगा? दैट इज समेशन mx। सो x में f - 4 इज इक्वल टू a। सो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली NLM फॉर द ब्लॉक C, वाई वी हैव चूजन ब्लॉक C, वाई नॉट B? क्योंकि C पे जैसे बात की थी, C पर x डायरेक्शन में केवल एक ही फोर्स T जो अननोन फाइंड करने हुआ आएगा, उससे इक्वेशन बहुत सिंपल होगी। अगर B काउंट करेंगे तो 4 - t दोनों को इंक्लूड करना होगा। कैलकुलेशन विल बी स्लाइटली मोर। अब यहाँ इतनी ज़्यादा तो नहीं कि उसको एडॉप्ट मतलब हम ना करें, बहुत मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें आगे चल के हमें थोड़ा थोड़ा टाइम सेविंग, जब बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी उसमें बहुत एक तो थिंकिंग क्विक होगी और उसमें ज़्यादा टाइम सेव होगा। सो ब्लॉक सी पर अगर फोर्स देखें तो एक तो टी जो ये रस्सी इधर पुल कर रही होगी, then normal reaction and weight. There are only 3 forces, n is equal to mass into acceleration. Mass is again 1, acceleration is a. So here we can write t is equal to a, x component equation. Summation fx is equal to max. So t is equal to a. So we have 3 equations, and how many unknowns we have? F, a and t, and all the 3 equations are independent, so we can solve them and find values. So what do we do? From the equations 1, 2 and 3 we get the result. F is equal to 6 Newton and T is equal to 2 Newton. And इनको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपके लिए छोड़ दिया, you can solve and verify it. So this was the approach जिसमें हमने जो अभी डेवलप किया, इक्विलिब्रियम में डेवलप किया था इंट्यूटिवली। आज उसका रीजन देखा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के कंसेप्ट से कि अगर किसी सिस्टम के सारी बॉडी, सारे पार्टिकल्स सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हो तो पूरे सिस्टम को एक सिंगल रिजिड बॉडी अज्यूम कर सकते हैं। अब हम इसी प्रॉब्लम को 1 by 1 तीनों बॉडीज को अलग अलग डील करें, उससे अप्लाई करते हैं और सॉल्व करते हैं। अल्टरनेट मेथड, अप्लाइंग NLM ऑन ईच बॉडी इंडिविजुअली। सो NLM फॉर द ब्लॉक ए, तो वो इक्वेशन अभी डेवलप किया एज इट इज होगा। F
देन 4 न्यूटन, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट 10 is equal to A. So what equation you can write here? Just see summation fx is equal to max. So f minus 4 is equal to A. Equation 1. What is for block B? अगर block B की बात करेंगे तो इस पर एक ये जो 4 न्यूटन से रस्सी इसको इधर पुल कर रही थी, तो ये रस्सी 4 न्यूटन से B को इधर पुल कर रही होगी, सो 4 न्यूटन। एंड इधर वाली रस्सी की टेंशन T, normal reaction from ground and weight. Again mass time acceleration. We can have x and y coordinate system, but हमें केवल x वाली इक्वेशन लिखनी है, y वाली इक्वेशन की जरूरत नहीं, इसलिए इसको नहीं लिख रहे हैं। Summation fx is equal to max. So what we have? 4 minus t is equal to a. Equation number 2. And similarly NLM for the block C, और C की बात करेंगे तो उस पर यहाँ से टेंशन T, normal reaction and C and weight T, normal reaction and weight is equal to mass time acceleration. Again for x component, summation fx is equal to mx, what it will yield? T is equal to A. Equation number 3. Again just see, यहाँ पे सिस्टम अप्रोच लेना या ये दोनों अप्रोच में कोई सोल्यूशन में डिफरेंस नहीं आया कि वहाँ भी हमें 3 इक्वेशन बनानी पड़ी थी, यहाँ भी 3 इक्वेशन। Now by solving these 3 equations, you can find the answer. From equation 2 and 3 we get, अगर 2 और 3 को देखेंगे तो यहाँ से सीधे आपको A मिल जाएगा। If you add them, T and T will cancel, so 4 is equal to A, और 4 is equal to 2A आया तो A is equal to 2 और तो T is equal to 2 न्यूटन। एंड ये T की वैल्यू अब एक चाहे अब इनमें यूज करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे A जो हमारा यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया था, यहां रख के f इज इक्वल टू 6, तो 2 3 से a आया था, a की वैल्यू यहां रख देंगे तो f इक्वल टू 6। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, वी गेट f इज इक्वल टू 6 न्यूटन। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 4, द सिस्टम शोन इन द फिगर इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट assuming mass m2 more than the mass m1, find accelerations of the blocks and tension in the string, and this setup is given. ये एक सिंपल एक पुली है, पुली पर एक स्ट्रिंग पास हो रही है, इसके एक तरफ मास m1 हैंग किया हुआ है, एक तरफ मास m2 हैंग किया हुआ है। ब्लॉक्स m2 हैवियर है, m2 इज मोर देन m1, तो इस सिस्टम को हम रेस्ट से रिलीज करेंगे तो m2 नीचे आएगा, m1 ऊपर आएगा, दैट वी कैन सी। एंड इसका एक्सेलेरेशन अगर जितना a नीचे डाउनवर्ड, मान लें a डाउनवर्ड हुआ तो उसका एक्सेलेरेशन a अपवर्ड होगा। कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशंस ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आर इक्वल से a। अब ये कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट इतना सिंपल है कि हमें कांस्टेंट इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करना पड़ा, बट स्टिल इट इज ए कांस्टेंट रिलेशन कि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। m2 का नीचे होगा a और m1 का ऊपर। ट्रांसमिशन ऑफ टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, अब देखिए जैसे बात हमने इक्विलिब्रियम में हुई थी, जहां पुली और स्ट्रिंग की बात आए वहां रस्सी में टेंशन का ट्रांसमिशन कहां कैसे टेंशन ट्रांसमिट होती है वो शो कर दें। वी कैन से हियर, यहाँ टेंशन T1 तो यहाँ पे टेंशन T1, देन ये पुली आइडियल है तो इस तरफ भी टेंशन T होगी और यहाँ पे टेंशन T, ये सारी टेंशन T हुई। नाउ वी आर in a position to apply Newton's laws on each block m1 and m2 separately. NLM for the block of mass m1, तो ये m1 पे अगर फोर्स देखेंगे T अपवर्ड एंड m1g डाउनवर्ड। अब T यहाँ m1g से बड़ा दिखा है बिकॉज ये अपवर्ड एक्सलेट होगा तो T थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इक्वल टू m1a। दोनों के एक्सलेशन सेम थे तो इसका एक्सलेशन a ही लिया। सो वी हैव टू राइट इक्वेशन इन y डायरेक्शन, सो नो नीड टू शो हियर एक्स वाई कोऑर्डिनेट, बट यहाँ शो कर दें, बट आगे धीरे धीरे जहाँ एक्स वाई दोनों इक्वेशन शो करनी होगी वहाँ हम कोऑर्डिनेट सिस्टम शो करेंगे, अदरवाइज कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज नहीं शो करेंगे टू सेव टाइम। सो समीशन एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई, एक्स में इक्वेशन नहीं लिखनी केवल वाई में लिखनी है। सो व्हाट वी हैव टी माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। Similarly, we can apply Newton's law for block M2 mass and let us see NLM for the block of mass M2। M2 का एबिलिटी बिल्कुल वैसा होगा
m1 जैसा, बट m2g t से बड़ा होगा क्योंकि ये ब्लॉक नीचे एक्सलेट हो रहा है. सो t and m2g somewhat more than t is equal to m2a2. सो अगेन हमको y वाली इक्वेशन लिखनी है. समेशन fy is equal to may. So what we have, m2g minus t is equal to m2a. So m2g minus t is equal to m2a. Now we have only two equations और हमारे पास अननोन कितने हैं, a और t, एंड देन ये दोनों अननोन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं. एंड हाउ विल सॉल्व, आई विल लीव फॉर यू. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get t is equal to 2m1 m2 upon m1 plus m2 into g, and a is equal to m2 minus m1 upon m2 plus m1 into g. ये दोनों रिलेशंस. एंड अगेन व्हाट आई सजेस्ट, इस टाइप का जो सिस्टम है सिंगल पुली एंड दोनों तरफ दो मास, इसको हम बोलते हैं सिंपल एटवुड मशीन. ये रिजल्ट कई बार काम आएगा. तो अगर आपको ये दो इक्वेशंस रिजल्ट इसमें मालूम है तो आप आगे कई क्वेश्चन बहुत आसानी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. एंड अगेन वी रिवाइज इट. नोट, दिस सिस्टम ऑफ पुली इज नोन एज सिंपल एटवुड्स मशीन और सिंपल एटवुड मशीन. अब इसमें रिजल्ट याद करना बहुत ईजी है. व्हाट इज एक्सेलरेशन, m2 minus m1 means दोनों मास का डिफरेंस अपॉन टोटल मास इंटू जी, एंड t is 2m1 m2 अपॉन m1 plus m2 इंटू जी. लेट अस ट्राई टू रिमेंबर दिस रिजल्ट. वैसे जरूरी नहीं है आप जहां आए इन दोनों इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं, बट कई प्रॉब्लम्स में ये रिजल्ट हम सीधे यूज कर सकते हैं. तो अगर ये इक्वेशन आपको रिमेंबर है तो आप थोड़ा क्विक हो सकते हैं. लेट अस सी इक्वेशन इन विच दिस रिजल्ट कैन बी सॉल्व, कैन बी यूज्ड डायरेक्टली. Example 5. In the setup shown, what should be value of the unknown mass m to maintain the 4 kg block in equilibrium? ये सेटअप दिया हुआ है. अब यहाँ देखें कि ये 4 kg ब्लॉक इक्विलिब्रियम में रखना है. इट मीन्स दिस पुली विल नॉट एक्सेलरेट. अगर ये पुली एक्सेलरेट नहीं होगी तो हम यहाँ से नीचे के पूरे पार्ट को एक सिंपल एटवुड मशीन यूज कर सकते हैं. एंड जो दोनों इक्वेशन हमने डेवलप किए उनको सीधे यूज कर लेंगे. देन यू विल फाइंड वेरी क्विक सॉल्यूशन. सो फर्स्ट लेट अस एनालाइज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ 4 kg ब्लॉक. सो 4 kg ब्लॉक पे यहाँ पे एक टेंशन T होगा, T एंड वेट 4G, G से मल्टीप्लाई किया है. लेट अस हैव G की कोई वैल्यू रहने दें एंड this will be 0 because ये इक्विलिब्रियम में है. So what equation we write here, summation fy is equal to may, ay 0 होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो इन दोनों फोर्सेस का सम 0 होगा. So what we can write here, T is equal to 4G Newton, equation number 1. Now what we can think, transmission of tension in the strings. तो ये यहाँ पे T जो अज्यूम किया था, देन ये T यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, ये T डैश, यहाँ T डैश, यहाँ फिर T डैश बिकॉज ये आइडियल पुली है. अगेन यहाँ T डैश. One more thing what you can think, for translational equilibrium of 4 kg block, the pulley must be in translational equilibrium. ये पुली ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये पुली भी इक्विलिब्रियम में होगी. तो व्हाट वी कैन राइट हियर, अगर इसकी इक्वेशन लिखें, सो नो नीड टू अगेन रीड्रॉ द एफबीडी. एफबीडी यहाँ दिख रहा है आपको. सो T इज इक्वल टू T डैश प्लस T डैश. सो T इज इक्वल टू T डैश, इक्वेशन नंबर 2. नाउ the translational equilibrium of pulley P suggests to consider the part of setup shown in the enclosure as a simple Atwood's machine. Therefore, पार्ट क्या है, ये बात क्या थी, इसको एनक्लोजर में शो कर दिया. अब ये 4 kg ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है. इट मीन्स ये पुली भी इक्विलिब्रियम में है. हम मान सकते हैं रेस्ट पर है. तो अगर इतने पार्ट को देखें तो ये बिल्कुल सिंपल एटवुड मशीन वाली कंडीशन है. तो वो जो एटवुड मशीन के रिजल्ट थे सिंपल, वो हम सीधे यूज कर सकते हैं. तो वहाँ पे T जो रस्सी में टेंशन क्या थी, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. सो यहाँ पे T डैश होगा. सो व्हाट विल बी T डैश, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी. अब m1 एक 6 kg होगा और एक m होगा. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, 2m इंटू 6g अपॉन m प्लस 6. यहाँ पे m1 को हमने ये m मान लिया और इसको 6. सो m1 की जगह m, m2 की जगह 6 और ये g अपॉन m प्लस 6, इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी हैव इक्वेशन 1, 2 एंड 3 एंड व्हाट वी कैन डू. अब यहाँ 1 से T
t की जगह 4g रख दें और t डैश की वैल्यू यहां से रख दें, एंड इस इक्वेशन में आप फिर केवल एक अननोन m बचेगा, यू कैन फाइंड। मेकिंग सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 in 2 वी गेट, तो अब देखिए t की जगह हम 4g रख देंगे और t डैश की जगह दिस वैल्यू, सो व्हाट वी गेट हियर 4g is equal to 2 into 2m into 6c upon m plus 6, and by solving it what we get, m is equal to 6 by 5 kg। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन यूज करने से सॉल्यूशन बहुत क्विक हो गया, अदरवाइज हम यहाँ पे भी आपकी दो इक्वेशन बनती और फिर ये इक्वेशन 1 दिस इक्वेशन 2 एंड इस सिंपल एडवर्ड मशीन की दो इक्वेशन, सो हमको 4 इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करना होता, सो सॉल्यूशन की लेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती। एग्जांपल 6, इन द सेटअप शोन ब्लॉक्स ए एंड बी आर ऑफ इक्वल मासेस, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। अब ये सेटअप दिया हुआ है, इस सेटअप को देखते ही आपको मालूम पड़ जाएगा कि ए और बी के एक्सेलरेशन मॉड्यूलस सेम नहीं होंगे। जो सिंपल एडवर्ड मशीन या उससे पहले हमने जितनी प्रॉब्लम्स ली सब में जितनी बॉडीज थी उनके एक्सेलरेशन सेम थे, बट यहाँ एक्सेलरेशन अलग अलग हैं। तो अगर इसमें देखें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें दो एक्सेलरेशंस और स्ट्रिंग टेंशन, 3 अननोन होंगे, और 3 अननोन होंगे तो हमें 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन चाहिए होंगी। और इस टाइप की सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, इसके लिए जो जनरल बातें आती हैं पहले उसको डिस्कस कर लें। इंपॉर्टेंट डिस्कशन, in this setup there are 3 unknowns, string tension and accelerations of the blocks. Therefore we need 3 independent equations to solve the problem. By applying NLM we can write 2 independent equations, one for each block. The third independent equation, that is the relation between acceleration moduli of the blocks, we can write using constant motion. इस टाइप की सारी प्रॉब्लम है जहां बॉडीज के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे, वहां हमें कांस्टेंट मोशन की जो इक्वेशन होगी उसकी जरूरत जरूर पड़ेगी। बट जो हमने सिंपल एटवुड मशीन की बात ली उसमें एक्सेलरेशन इक्वल थे और वो इतना ऑब्वियस था कि हमने बिना कांस्टेंट सॉल्व किए उसको यूज कर लिया। बट हमेशा ऐसा नहीं होने वाला, जैसे इस प्रॉब्लम में। इन एग्जाम्पल 4 ऑफ सिंपल एटवुड मशीन, equality of acceleration moduli was the constant relation. Actually, it was so obvious that we have used it unknowingly, but this will not always going be the same as in this example. हमेशा acceleration same नहीं होगी। तो जहां पे आपको लगे कि acceleration unequal होंगे वहां constant relation को as necessary equation use करना ही होगा। What conclusion we can draw here? Dealing with dynamics of systems of interconnect bodies, we have to always use the required constant. Therefore, it is recommended to write it first before proceeding with the equations of NLM. अब देखिए सिंपल एटवुड मशीन में आप बोलेंगे हमें जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन दोनों एक्सेलरेशन मॉड्यूलस इक्वल थे, वो तो हमने अज्यूम कर लिया ना। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो इन प्रॉब्लम्स में आप न्यूटन्स लॉ इक्वेशन बना लें और कांस्टेंट रिलेशन नहीं लिखा है और बाद में आप न्यूटन्स लॉ इक्वेशन से इसको सॉल्व करना चाहें, सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो कांस्टेंट रिलेशन की जरूरत जरूर पड़ेगी। तो ऐसी सिचुएशन में आप सबसे पहले कांस्टेंट रिलेशन लिखें। और इसका एक एडवांटेज और भी है, कई बार कांस्टेंट इक्वेशन पहले लिखने से कुछ मैथमेटिकल सिंप्लिसिटी मिल सकती है, उसको हम कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। फॉर राइटिंग कांस्टेंट we practice the methods learned for them till so far. In chapter work and energy, we will learn another very interesting as well as simple method. अब देखिए अभी तक हमने constant relation की जो मेथड सीखे हैं, use of constant equation, visual inspection and superposition, ये जो मेथड थे अभी हम उन्हीं मेथड को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मतलब रिक्वायरमेंट ये है कि जितने भी मेथड हैं वो हमें सारे अच्छे से आने चाहिए। क्योंकि वैसे वर्क एनर्जी चैप्टर में हम एक और सिंपल मेथड कांस्टेंट रिलेशन फाइंड करने का सीखेंगे, लेकिन उस मेथड की अपनी एक लिमिटेशन है। जो एनर्जी मेथड है वो वही यूज हो सकता है जहां इंटरकनेक्ट
कनेक्टेड बॉडीज के बीच में फोर्स लगता हो। जहां फोर्स नहीं लगता वहां यूज नहीं हो सकता, जैसा हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में इमेज ऑब्जेक्ट मिरर के मोशन में देखा। तो वहां हमें कांस्टेंट इक्वेशन, जो ऑब्जेक्ट इमेज पोजीशन और मिरर पोजीशन को रिलेट करने वाली इक्वेशन थी, उसी को डिफरेंशिएट किया। वहां हम जो अगला मेथड, जो वर्क एनर्जी हम सीखने चाह रहे हैं, उसको हम बोलेंगे मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क। तो वहां इमेज ऑब्जेक्ट इनके बीच में फोर्स नहीं लगता, तो मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो कांस्टेंट इक्वेशन यूज करने का मेथड या विजुअल इंस्पेक्शन विद सुपरपोजिशन, ये इतने फंडामेंटल मेथड हैं कि कहीं भी अप्लाई हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि अभी हम उन्हीं की प्रैक्टिस करें। अब इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की बात करें। कांस्टेंट रिलेशन पहले डेवलप कर लें। सो हाउ विल डेवलप द कांस्टेंट रिलेशन? बिल्कुल एज इट इज जो पुराना प्रोसीजर था, ये पार्ट x1, ये पार्ट x2। अब देखिए ये पुली और ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो इस पुली के एक्सेल को ही बी की पोजीशन मान लें। सो व्हाट इज कांस्टेंट? सम ऑफ ऑल द वेरिएबल पोर्शंस ऑफ द स्ट्रिंग इज ए कांस्टेंट। देयरफॉर अब स्ट्रिंग के वेरिएबल पोर्शन कौन कौन से हैं? ये यहां से यहां तक। अब हमने यह ध्यान होगा कि ये यहां से पहले एक लाइन ड्रॉ करते थे और देखते थे इसके ऊपर का पोर्शन जो स्ट्रिंग का, यहाँ पे ये तो कभी वेरी नहीं करेगा, ये कभी वेरी नहीं करेगा। तो केवल इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन प्लस इतना पोर्शन लिखते थे और उसमें ये पैरामीटर्स भी आते थे, कांस्टेंट होते थे। तो अब हमने वहां क्या डेवलप किया था कि उन पैरामीटर्स को हम ना सोचें, क्योंकि आगे जो लेंथ वाली इक्वेशन लिखनी है उसको डिफरेंशिएट करना है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म आएंगे वो जीरो हो जाएंगे। तो हम सीधे इसको यही से मेजर कर लें। सो व्हाट विल बी आवर इक्वेशन? x1 प्लस x2 प्लस x2, x1 प्लस 2x2 is L. L is not the complete length of string, it is a constant. So by differentiating twice, you can see double dot. So what we have, x1 double dot plus 2x2 double dot is equal to 0. So we can now assume accelerations. इस एक एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड एज्यूम कर लें, b का अपवर्ड एज्यूम कर लें। So x1 double dot will be plus a1 and x2 double dot will be minus a2. So what we write here? a1 minus a2 is equal to 0. So a1 is equal to 2a2. So that is equation 1, constant relation. Now let us apply Newton's law on both the bodies separately. NLM on each of the blocks. अब देखिए उसके लिए हमें कहाँ कैसे कैसे स्ट्रिंग टेंशन लगती है वो बात करनी है। सो टेंशन टी यहाँ, अब ये टेंशन टी यहाँ भी वही होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी टेंशन टी होगी, टेंशन टी और टेंशन टी। अब ये ऐसा सिंपल सिस्टम है कि हम एक बड़ा अच्छा आइडिया यूज कर सकते हैं। ये एम जी यहाँ शो कर दें, इसका मास एम जी, दोनों के मास आइडेंटिकल थे। अब यहाँ इक्वल टू लगा के m1 a1 शो कर दें, देखिए, और यहाँ इक्वल टू लगा के m2 a2। तो इसी डायग्राम में इसका एफबीडी और काइनेटिक डायग्राम आ गया, और इसका एफबीडी और ये पूरा एफबीडी हो मान सकते हैं, और ये काइनेटिक डायग्राम। तो बिना अलग से एफबीडी और काइनेटिक डायग्राम बनाए, इसी डायग्राम को यूज करके हम इक्वेशंस न्यूटन्स लॉ के लिख सकते हैं। सो एक्स वाई अगर हम देखें तो एक्स में तो कुछ मोशन है नहीं, तो एक्स कंपोनेंट वाली इक्वेशन लिखनी नहीं, केवल वाई कंपोनेंट वाली इक्वेशन लिखनी है। फॉर द ब्लॉक ए, व्हाट? mg minus t is equal to ma1, इक्वेशन नंबर 2। एंड फॉर द ब्लॉक बी, अब देखिए 2t minus mg is equal to ma2। फॉर द ब्लॉक बी 2t minus mg is equal to ma2। Now using equation 1, 2, 3 you can find everything. From equation 1, 2 and 3 we get a is equal to 2g by 5 and a2 is equal to g by 5. So you can solve it, and how we'll solve it I am leaving for you and writing answer here, so you can just practice this calculation. अब देखिए इस टाइप की सिचुएशन जहाँ पे बॉडीज के मासेस अलग अलग होंगे, सॉरी एकदम एक्सलेशंस अलग अलग होंगे, वहाँ पर हम सिंगल डिजिट बॉडी वाला आइडिया यूज नहीं कर पाएंगे। इन सारी सिचुएशन में कांस्टेंट रिलेशन आपको पहले लिखना होगा। अब मैंने कहा कांस्टेंट रिलेशन पहले क्यों लिखें? लिखना तो ही, अगर पहले लिख लें तो आपको इनको यूज करना बाद में आसान रहेगा। और कई बार हम कुछ सिचुएशंस में जहाँ पे अदरवाइज कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो रही होंगी, और कांस्टेंट रिलेशन पहले रखा है तो आप कैलकुलेशंस को सिंपल कर सकते हैं। एग्जाम्पल 7, इन द सिस्टम शोन द ब्लॉक्स A, B and C are of masses MA, MB and MC respectively. Find suitable expression
फॉर एक्सेलेरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। अब ये सिस्टम है, थोड़ा सा इसमें दो स्ट्रिंग है, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स लिया। अब देखिए अभी मैंने कहा था कंस्टेंट रिलेशन अगर पहले लिख लेंगे तो कई बार कैलकुलेशन को सिंपल कर पाएंगे। वो आइडिया इस प्रॉब्लम में देखेंगे, कैसे हम कंस्टेंट रिलेशन अगर पहले लिख लें तो हम कैलकुलेशन को सिंपल कर पाएंगे। अगर इस इक्वेशन प्रॉब्लम को देखें, इसमें तीनों ब्लॉक्स के एक्सेलेरेशन जरूर नहीं सेम हो, तभी अलग अलग मान लें। तो तीन एक्सेलेरेशंस अननोन है, एक स्ट्रिंग की टेंशन अननोन है और एक स्ट्रिंग की टेंशन अननोन है। तो ओवरऑल वी हैव 5 इक्वेशंस, 3 एक्सेलेरेशन एंड 2 टेंशंस, एंड 5 साइमल्टेनियस इक्वेशंस को डील करना सिंपल टास्क नहीं होगा। लेट अस सी हाउ विल सिंप्लीफाई द कैलकुलेशंस। और इसका मेथड क्या होगा, तो पहले इसमें जो कांस्टेंट रिलेशन की जरूरत है हम पहले वो लिख लें। कांस्टेंट रिलेशन, अब देखिए ये आइडिया था, there are 2 strings, sum of all variable portions of each string is a constant। तो ये हमारा कांस्टेंट है, 2 रस्सी हैं और हर रस्सी के वेरिएबल पोर्शंस का सम अलग अलग कांस्टेंट होगा। तो इस रस्सी का वेरिएबल पोर्शन यहां से यहां तक और ये यहां से, देखिए यहां से यहां तक तो पोर्शन हमेशा कांस्टेंट होगा। इस रस्सी का वेरिएबल पोर्शन ये और ये, इनका सम, तो इनको हम ये पोजीशन x1 बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं, इसको x भी बोल सकते हैं, इसको x2 या x भी बोल सकते हैं, और इसको xc या x3 बोल सकते हैं। वो वेरिएबल्स लिख के हम इक्वेशन लिख सकते हैं। इसको x से डिनोट कर दिया, पूरी की पोजीशन को हमने x भी डिनोट कर देंगे और इसको x भी ले लिया, xp और ये xc। नाउ वी हैव राइट फॉर दिस स्ट्रिंग बिटवीन a and p, द स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक a and pulley p, what this portion xa plus xp is equal to xa plus xp is equal to say L1. Similarly, constant equation we can write for the second string, the string connecting the block b and c। तो इसके वेरिएबल पोर्शन कौन से, यहां से आता है, मीन्स xb minus xp, पहला टर्म दिस पोर्शन। सिमिलरली ये पोर्शन क्या होगा, यहां से यहां तक देखिए xc है, ये xp, तो ये पोर्शन होगा xc minus xp प्लस xc minus xp। देन थर्ड पोर्शन इज xc इज इक्वल टू L2। अब इन सिमिलर टर्म्स को एक साथ कर दें, सो व्हाट वी राइट हियर, xb प्लस 2xc minus 2xp is equal to L2। Now we take double derivative with respect to time, so here what we, xa double dot plus xp double dot is equal to 0। Here xb double dot plus 2xc double dot minus 2xp double dot is equal to 0। What you do, इन दोनों इक्वेशन में से हम xp double dot एलिमिनेट करते हैं। Eliminating xp double dot from the above 2 equations, what we get, 2xa double dot plus xb double dot plus 2xc double dot equal to 0। Why just see, यहाँ xp double dot क्या होगा, माइनस xa, तो यहाँ पे माइनस xa, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2xa डबल डॉट आ गया, तो 2xa डबल डॉट प्लस xb डबल डॉट प्लस 2xc डबल डॉट इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कांस्टेंट रिलेशन। बट यहाँ पे हम एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब इसमें हम अभी नहीं कह सकते कौन सा ब्लॉक ऊपर जाएगा कौन सा नीचे जाएगा, तो एक काम कर ले, तीनों एक्सेलरेशन डाउनवर्ड अज्यूम कर लें, जिसको प्लस आना होगा प्लस आ जाएगा, इसको माइनस आना होगा माइनस आ जाएगा। Assuming all the accelerations downwards, we substitute a is equal to a of a is equal to xa double dot, a of b is equal to xb double dot, and a of c is equal to xc double dot in the above equation to write the required constant relation, and तीनों को downward, a of a downward assume कर लिया, a of b भी downward assume कर लिया, a of c भी downward assume कर लिया। अब depending on the value of masses, जिस एक्सेलरेशन को जितना और जिस डायरेक्शन में आना होगा वैसा आ जाएगा। जो एक्सेलरेशन वैल्यू पॉजिटिव आएगी इट मीन्स वो डाउनवर्ड होगा, जो नेगेटिव आएगा मतलब जो डायरेक्शन में अज्यूम किया उसके अपोजिट होगा। सो व्हाट इज 2a of a प्लस a of b प्लस 2a of c इज इक्वल टू 0। लेट अस कॉल इक्वेशन नंबर 1। ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रिंग टेंशन। अब आगे प्रोसीड करने के लिए न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है, तो एक बार स्ट्रिंग टेंशंस कहाँ कैसे कैसे लगेंगे उसको देख लें। ये सेटअप, यहाँ टेंशन T अज्यूम कर लें, तो यहाँ टेंशन T डाउनवर्ड, आइडियल पुली डाउनवर्ड टेंशन T, ये इसको ऊपर T से पुल कर रहा होगा और इधर टेंशन T,
एंड यहाँ टेंशन हम कुछ दूसरा सिंबल है, लेट अस टी डैश। तो ये टेंशन यहाँ से ट्रांसमिट होती है, यहाँ भी टी डैश आ जाएगा। अब ये कहाँ कहाँ टेंशंस कैसे लग रही हैं उनको देख लिया हमने। एनएलएम ऑन द पुली पी, पुली पी पर जो न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे तो टी डैश और टी में रिलेशन मिलेगा। पुली पी मासलेस है, सो ये टी डाउनवर्ड एंड ये टी डैश डाउनवर्ड इज इक्वल टू 0 इंटू ए पी। हो सकता है पुली पी का एक्सेलेरेशन हो, हमें नहीं कहीं पुली पी इक्विलिब्रियम में है, इट में है एक्सेलेरेशन बट इट्स मास इज 0, इट्स आइडियल पुली। तो ये इधर 0 आएगा, इट मीन्स ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, लेकिन इसकी इक्वेशन इक्विलिब्रियम जैसी ही आएगी। प्लीज अंडरस्टैंड इट, दिस पुली पी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम बट इक्वेशन इक्विलिब्रियम जैसा ही आ रहा है। So what we have, t dash minus 2t equal to 0. So what we get from here, t dash is equal to 2t. Equation 2, equation 1 constant के हम पहले लिख चुके हैं। अब हम इन ब्लॉक्स पे न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं। एनएलएम ऑन द ब्लॉक ए, सबसे पहले ब्लॉक ए की बात करें। सो जब इसका फ्री डायग्राम बनाएंगे तो टी डैश अपवर्ड और एम ए जी डाउनवर्ड। सो हियर टी डैश जो 2t था इसको यही यूज कर लें। सो एम ए जी, नाउ इट्स एक्सेलेरेशन इज वी हैव assumed डाउनवर्ड, सो व्हाट इक्वेशन वी कैन राइट हियर, एम ए जी माइनस 2t इज इक्वल टू एम ए इंटू ए ऑफ ए। सो एम ए जी माइनस 2t इज इक्वल टू एम ए इंटू ए ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली वी कैन अप्लाई एन एलिमेंट ब्लॉक बी। तो ब्लॉक बी का अगर एफ बी टी बनाएंगे तो टी अपवर्ड एंड एम बी जी डाउनवर्ड। सो हियर टी अपवर्ड एम बी जी डाउनवर्ड, सो एंड एक्सेलेरेशन इसका डाउनवर्ड अज्यूम किया था। सो ये शो कर दिया इफेक्टिव फोर्स और काइनेटिक डायग्राम। सो व्हाट वी हैव, एम बी जी माइनस टी इज इक्वल टू एम बी ए ऑफ बी, equation 4. And similarly we can write next equation for applying Newton's law on block C. So NLM on the block C, so block C का ABD, अब ये 2t फोर्स ऊपर लग जाएगा, 2t and mcg acceleration downward. So what we have here, mcg minus 2t is equal to mcac, equation number 5. So we have seen here 5 equation, equation 1 for constant, equation 2 for एक्सेलेरेशन रिलेशनशिप एंड दीज 3 इक्वेशंस। अब इक्वेशन 2 को ऑलरेडी हम यहाँ 3 में यूज कर चुके हैं, तो बेसिकली हमें यहाँ पे इक्वेशन 1, 3, 4 एंड 5 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 हैज बीन यूज्ड व्हाइल अप्लाइंग एनएलएम ऑन द ब्लॉक ए। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व 4 इक्वेशंस 1, 3, 4 एंड 5 टू फाइंड द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये 4 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। हो सकता है कई बार ऐसी 5 इक्वेशन बन जाए। तो जैसे बात की थी कि कांस्टेंट रिलेशन अगर हमने पहले लिख रखा है तो इस जगह हम एक सिंपल मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज करके सॉल्यूशन सिंपल कर सकते हैं। इन सच cumbersome situations we can follow a simple mathematical procedure as we discuss now। एक सिंपल मैथमेटिकल प्रोसीजर यूज करेंगे और उससे कैलकुलेशन काफी सिंपल हो जाएंगी। उनको देखते हैं प्रोसीजर क्या है। 2a ऑफ a प्लस a ऑफ b प्लस 2a ऑफ c इक्वल 0, इक्वेशन 1 जो हम यूज कर चुके थे। एंड उसके बाद ये तीनों न्यूटन्स लॉ वाली इक्वेशन मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पे, m a ऑफ m a इंटू जी माइनस 2t इज इक्वल टू m a इंटू a ऑफ a, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली फॉर b के लिए m b g माइनस t इज इक्वल टू m b a b, इक्वेशन नंबर 4। एंड C के लिए mcg माइनस 2t इज इक्वल टू mcac, इक्वेशन नंबर 5। अब तरीका क्या है, आप इन तीनों इक्वेशन से a ऑफ a फाइंड कर, इससे a ऑफ a फाइंड करें वो यहाँ रख दें, इससे a ऑफ b फाइंड करें वो यहाँ रख दें, इससे a ऑफ c फाइंड करें वो यहाँ रख दें। तो आप देखिए उसके बाद इक्वेशन में केवल t अननोन बचेगा, t वी कैन फाइंड, और t फाइंड करने के बाद उस t को इन इक्वेशन में रखते जाएं और तीनों एक्सेलेरेशन फाइंड करते जाएं। दैट इज सिंपल प्रोसीजर। सब्स्टिट्यूट एक्सप्रेशंस ऑफ एक्सेलरेशंस फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5 इन इक्वेशन 1 एंड फाइंड t। हाउ वी कैन सी, इससे देखिए a ऑफ a क्या होगा, ये m a को यहाँ के डिवाइड करेंगे तो g बचेगा माइनस 2t बाई m ऑफ a। सो ये होगा g माइनस 2t अपॉन m ऑफ a प्लस ए बी क्या होगा, यहां से एम बी डिवाइड कर दें तो g माइनस टी बाई एम बी।
ए जी माइनस टी बाई एन बी, तो ए भी आ गया, प्लस 2 इंटू ए सी क्या होगा, अगेन जी माइनस 2t by m of c, and this will be 0. Now you'll see in this equation we have only t as a known, and that can be calculated with great simplicity. What? इसमें 2g plus g plus 2g 5gl होगा, और ये जो बाकी तीन टर्म है इसमें t कॉमन लें, तो what you get here 4 by m plus 1 by mb plus 4 by mc, और ये माइनस साइन कॉमन, and from here you can find t is equal to what, 5g upon 4 by ma plus 1 by mb plus 4 by mc. वैसे देखने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बट एक्चुअली व्हेन यू विल बी सॉल्विंग प्रॉब्लम हियर विल बी न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो ये बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आएगा. एंड नाउ इस t की वैल्यू इक्वेशन 3, 4, 5 में अलग अलग रख के एक्सेलेरेशन फाइंड कर लें, या जो एक्सेलेरेशन आपको फाइंड करना है बस उसी इक्वेशन को यूज कर लें. नाउ यू कैन सी, अगर ये कंस्टेंट रिलेशन हमारे पास पहले था तो हम इस चीज को सोच सकते थे. सो इन दिस वे, इस टाइप की सिचुएशन में अगर इक्वेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो तो ये मैथमेटिकल प्रोसीजर्स फॉलो करके हम अपने सॉल्यूशन को थोड़ा क्विक कर सकते हैं. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग दिस इन इक्वेशन 3, 4 एंड 5 वी गेट द एक्सेलरेशंस जैसे अभी बात की, ए ऑफ ए ऑफ बी एंड ए ऑफ सी रेस्पेक्टिवली. Example 8. A simple Etude machine is installed in a lift that is moving with an upward acceleration A0 as shown in the figure. Assuming masses M2 more than mass M1, find accelerations of the blocks with respect to the ground and the tension in the string. ये एक लिफ्ट है. लिफ्ट में वही सिंपल एटूड मशीन, यहाँ छत से पुली लटकी हुई है और इस रस्सी पे दोनों मास हैंग किए हुए हैं. M2 ज़्यादा है, बट ये लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेशन A0 से चल रही है. या अभी तक जो हमने बात की सिंपल एटूड मशीन में ये पुली रेस्ट पर होती थी या इसका एक्सेलरेशन 0 होता था, बट यहाँ इस पुली का एक्सेलरेशन है. तो अब इसमें हमें इन दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फाइंड करने हैं, एंड इस रस्सी में टेंशन क्या होगी वो फाइंड करनी है. सो अगेन यहाँ पे दोनों के एक्सेलरेशन आप बोलेंगे सेम होंगे, बट जरूर नहीं सेम. अब मैंने कहा सेम होंगे, अब मैं कहा जरूर नहीं सेम. मैं कहा सेम होंगे तो क्या होगा, अगर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करेंगे तो जितना M2 नीचे आएगा उतना ही M1 ऊपर जाएगा. इट मीन्स लिफ्ट के रेस्पेक्ट में दोनों के एक्सेलरेशन मॉड्यूलस सेम होंगे, बट ग्राउंड रेस्पेक्ट में सेम होना जरूरी है. लेट अस सी हाउ. कांस्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन of both the blocks are equal, say A, with respect to the lift. लिफ्ट के रेस्पेक्ट में हम सर्टेनली कह सकते हैं कि दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में. डायरेक्शन अपोजिट होगी. M2 का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा और M1 का एक्सेलरेशन अपवर्ड होगा. पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन कैसे होंगे उनको देखते हैं. नाउ आइडिया ऑफ रिलेटिव मोशन सजेस्ट अस हाउ टू राइट एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड. How? A1 is equal to A1 with respect to lift plus A0, A of lift. ये vector form है. Similarly, equation we can write for the block 2, but let us substitute the value here. What is A1 with respect to lift? ये रिलीज करके ऊपर जाएगा तो उसको हम y डायरेक्शन मान लें, तो ये AJ कैप एंड A0 भी अपवर्ड है प्लस A0 J कैप. इनको वेक्टर फॉर्म में रखा, सो व्हाट यू गेट हियर A plus A0 into J कैप. Similarly, we can think for block 2. A2 is equal to A2 with respect to lift plus A of the lift means A0 vector. Again put the values. इसका एक्सेलरेशन ये डाउनवर्ड होगा लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, तो ये माइनस AJ हो जाएगा. सो माइनस AJ कैप प्लस A0 J कैप. सो व्हाट वी गेट हियर A0 माइनस AJ कैप. अब देखिए यहां से ऑब्वियस है ग्राउंड रेस्पेक्ट में दोनों के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे. अब डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन मीन्स डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ A0 इनकी कुछ पॉसिबिलिटीज होंगी. लेट अस सी. डायरेक्शंस ऑफ एक्सेलरेशंस विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या हो सकता है. पहली पॉसिबिलिटी लें, इफ A0 इज लेस देन A, A0 A से कम है, तो ये तो देखो प्लस रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा माइनस. इट मीन्स A1 इज अपवर्ड एंड A2 इज डाउनवर्ड. माइनस मीन्स माइनस J कैप डाउनवर्ड होगा. Similarly, A is equal to A0. अगर A A0 ले लिया तो ये 0 हो जाएगा.
तो बट A1 अपवर्ड रहेगा, A1 अपवर्ड एंड A2 0, एंड A0 को हम A से बड़ा ले लें तो दोनों पॉजिटिव होंगे। सो व्हाट, अब देखिए ये भी प्लस होगा, ये दोनों अपवर्ड दिखाई देंगे। अब देखिए यहां से हमको लग रहा है कि अगर A0 A से छोटा है, जो इसका एक्सेलरेशन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये तो अपवर्ड दिखाई देगा, डाउनवर्ड, बट उनके एक्सेलरेशन के मॉडुलस अलग अलग होंगे ग्राउंड रेस्पेक्ट में, यू कैन सी हियर। बट वॉट एवर द वैल्यू ऑफ A0 इज, हमेशा इन दोनों के एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डिफरेंट होंगे, पूरी के रेस्पेक्ट में मॉडुलस सेम है। और A0 A के इक्वल हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा और ये अपवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा। और A0 A से बड़ा ले लिया तो दोनों ही अपवर्ड जाते हुए दिखाई देंगे। अब ये तो एक्सेलरेशंस ग्राउंड रेस्पेक्ट में क्या होगी वो हमने फाइंड कर लिया। तो बेसिकली ये हमने कांस्टेंट रिलेशंस पूरे डिस्कस कर लिए। नाउ अब आगे बढ़ने के लिए हम स्ट्रिंग टेंशंस का ट्रांसमिशन कैसे होगा वो एक बार देख लें। अब यहाँ वैसे अननेसेसरी हो गया क्योंकि ये आपको मालूम हो गया होगा कि ये टेंशन T होगा, ये टेंशन T होगा। सो हियर T एंड हियर T, हियर T बिकॉज आइडियल पुली अगेन T। तो ये दोनों ब्लॉक्स पे टेंशन फोर्स T एंड T अपवर्ड लग रहा है, एंड नाउ वी आर इन पोजीशन टू अप्लाई न्यूटन्स लॉ। NLM फॉर द ब्लॉक ऑफ मास M1, तो ये टेंशन T M1G एंड इज इक्वल टू M, अब देखिए M1A एंड M0 A0, हाउ, बिकॉज उसका एक्सेलरेशन क्या था A प्लस A0, ये M में भी अपवर्ड था, ये भी अपवर्ड, तो ये दोनों M में आएंगे इसमें। सो व्हाट वी हैव हियर summation Fy is equal to MAy, so what we have T minus M1G is equal to M1A plus M1A0. Now let us bring this side, this force on that, this term on that side. So what we have here, T minus M1 G plus A0 is equal to M1A, because ये यहाँ के माइनस होगा तो कॉमन लेंगे तो G plus A0 हो जाएगा। Let us say equation number 1. Similarly, we apply Newton's law for the block of mass M2. Again tension T, M2G, M2G बड़ा है तो ये नीचे आएगा बेसिकली लिफ्ट के रेस्पेक्ट में, बट इसके एक्सेलरेशन क्या था देखिए, अगर हम वहाँ देखें क्या था A0 माइनस AG, तो A0 J, तो M A0 तो अपवर्ड और M A डाउनवर्ड, सो M2A डाउनवर्ड एंड M2 A0 अपवर्ड। सो व्हाट इक्वेशन वी कैन फाइंड हियर, M2G minus T is equal to M2A minus M2A0. So summation Fy equal to 0. So M2G minus T is equal to M2A minus M2A0, and इस टर्म को जैसे इसमें इधर ले गए वैसे यहाँ इधर ले जाएं तो यहाँ जाके देखिए प्लस हो जाएगा। So what do you get here? M2G plus A0 minus T is equal to M2A. Now you can think, अगर सिंपल एटोमिक मशीन कि दोनों ब्लॉक्स की इक्वेशन को और यहां कंपेयर करें तो आपको इन इक्वेशन में एक बहुत स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी मिलेगी। सिंपल एटोमिक मशीन जिसमें पूरी रेस्ट पर थी या इक्विलिब्रियम में थी, वहां पे यहाँ पे M2 इंटू जी और यहाँ पे M1 इंटू जी आया था, यहाँ पे G प्लस A0 हो गया, यहाँ पे G प्लस A0 हो गया, मतलब लिफ्ट का एक्सेलरेशन ऐड हो गया और कोई चेंज नहीं हुआ। बट लेट अस सी फर्दर, अभी इसको आगे सॉल्व कर लें, इस बात को डिस्कस करेंगे। From equation 1 and 2, we get T is equal to M1 M2 upon M1 plus M2 into G plus A0, and acceleration A is equal to M2 minus M1 upon M1 plus M2 into G plus A0। अब देखिए यहाँ G की जगह G plus A0 आया तो ये आंसर्स में वही आएगा। तो ये एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर मिल रहा है आपको, और ये आइडिया भी हम आगे यूज कर सकते हैं, बट लेट अस हैव सम मोर डिस्कशन ऑन इट। इफ यू कंपेयर इक्वेशन 1 and 2 and the final answers with those of example 4, you will find that acceleration due to gravity G has been replaced by G plus A0. At present, this idea we can use in similar situations. अभी हम इस आइडिया को ऐसी सिचुएशन जहां पे सिंपल एटोमिक मशीन किसी लिफ्ट में होगी, अगर वो लिफ्ट एक्सेलेरेट हो रही है अपवर्ड तो हम G को G प्लस A से रिप्लेस कर देंगे, और वो लिफ्ट अगर डाउनवर्ड किसी एक्सेलरेशन A से रिप्लेस मूव कर रही होगी तो G को G माइनस A0 से रिप्लेस कर देंगे।
ये आइडिया कुछ प्रॉब्लम्स में हम इस टाइप के सिमिलर सिचुएशन में यूज करते रहेंगे केवल सॉल्यूशन को क्लिक करने के लिए, बट ये आइडिया ऐसा क्यों आया उसको हम एक्सप्लोर करेंगे जब नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे। वी एक्सप्लोर फर्दर व्हाई दिस हैपेंस व्हाइल डीलिंग विद नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम्स। अब देखिए आज की बात को हम यही कंक्लूड करते हैं। ये इतने आइडियाज आप रिवाइज करें और इन पर जो अभी बेसिक होमवर्क डिसाइड करेंगे उनको सॉल्व करें। होम असाइनमेंट्स, revise all the ideas covered today in this lecture and practice all the examples. And what is homework? Basically, SCV chapter 5, exercise question 7, then 13 to 18 and 22 to 32. So you have ample amount of homework. So please try to understand every problem and solve these questions. अब आप देखिए हो सकता है इनमें किसी क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्टी आए, तो अगर किसी क्वेश्चन में डिफिकल्टी आ रही तो वैसा आइडिया किस एग्जांपल में हमने सॉल्व किया उसको एक बार वापस देख लें एंड अगेन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। We'll discuss few more examples in the next lecture to consolidate your thinking. So if you face some difficulty, don't worry and wait for the next lecture. देखिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं इन्हीं पर बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स लूंगा जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और स्ट्रांग हो, और हो सकता है इस होमवर्क में आप कुछ डिफिकल्टी आ रही हो तो उससे बिल्कुल चिंता ना करें, वेट करें नेक्स्ट लेक्चर का। आई नो दैट व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टी यू मे फेस, मैं उस टाइप के एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में लूंगा। थैंक यू टुडे फॉर पेशेंट लिसनिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। I am never content until I have conceived a model of what I am studying. If I succeed in making one, I understand, otherwise I do not. Sir Lord Kelvin.